बेटा चैप्टर 9 सॉलिड्स, इसको वैसे इसका नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये फिजिक्स की एक यूनिट है, उसके अंदर 3 चैप्टर है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड और गैस। थर्मल प्रॉपर्टीज अलग उसमें आ जाता है। तो सॉलिड लिक्विड को हम पढ़ते हैं, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये बहुत छोटा चैप्टर है, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, इतना छोटा चैप्टर है, 1 वीक का चैप्टर है। कुछ ग्रेविटेशंस के न्यूमेरिकल्स भी 1-2 हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा, हर दिन का आप सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन की आदत डाल लो न्यूमेरिकल की और उनकी। आज 5 क्वेश्चन में दे दूं, लेकिन मैं फिर ये नहीं बोलूं तुमसे कि तुमने कराया है, तुम्हें पूछना है कि हमें ये नहीं आया जो 5 क्वेश्चन दिए थे। छोटे बच्चे नहीं है ना कि भैया ये दिखाओ ये वाला कहाँ किया है वो। अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, साइंस लिए तुमने, है ना। 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है। हर दिन के 5 क्वेश्चन खुद से मांग के ले जाया करो, वैसे मैं दे दूंगा आपको रोज के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 सॉलिड्स, स्टार्ट करें। देखो पहला टॉपिक है बेटा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, बोर्ड की तरफ ध्यान। इलास्टिसिटी में एक वर्ड है डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड after removing a deforming force the body regains its original shape, is called elastic body and the phenomena is called elasticity। मतलब ये है, जैसे रबर है, रबर को आपने खींचा, तो जब आप उसे खींचते हो तो उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने उसे डिफॉर्म किया, आपने उसकी फॉर्म को अलग खराब किया, मैंने उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और मैंने छोड़ दिया तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गई ना वो, है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जब आप उसे छोड़ दो तो वो वापस अपनी शेप में आ जाए तो इलास्टिक, और ना आए तो प्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन है, उसको जोर से खींच दो, छोड़ दो, पूरा अपनी ओरिजिनल शेप में तो नहीं आएगी ना, तो वो प्लास्टिक बॉडी है। जो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए वो इलास्टिक, और जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद छोड़ने पर अपनी उसमें वापस नहीं आए सेम शेप में, तो वो प्लास्टिक बॉडी। बात समझ में आई, इलास्टिक और प्लास्टिक, है ना। हाँ, इलास्टिक में स्प्रिंग भी हो सकता है ना, स्प्रिंग को खींचा, छोड़ दिया, वापस अपनी जगह पे आ गया। अब एक सवाल आता है, आउट ऑफ स्टील एंड रबर, स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे हम किसमें ज्यादा फोर्स लगाएं, कौन ज्यादा दूर तक खींच सकता है। जैसे रबर को तो एक मैक्सिमम फोर्स लगाने के बाद वो टूट जाएगी ना, एक पॉइंट के बाद टूट जाएगी ना, लेकिन स्टील है वो तो खींचती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी। तो रबर की स्ट्रेंथ स्टील से कम है, स्टील की स्ट्रेंथ रबर से ज्यादा है, और स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है। स्टील से स्प्रिंग किसकी बनती है? स्टील की बनती है। जो अच्छी स्प्रिंग होती है वो किसकी बनती है? स्टील की। स्टील इज मोर इलास्टिक। जो आपके ब्रिज होते हैं, ब्रिज के अंदर क्या डाली जाती है? रॉड, स्टील की रॉड डाली जाती है। ब्रिज आपने देखा, ब्रिज की जो शेप होती है वो उस तरह से बनाई जाती है, जब गाड़ी जाती है तो वो थोड़ा नीचे जाके ऊपर आता है। आप कभी वहां पे बीच में खड़े हो या महसूस करो तो ब्रिज हल्का हल्का ऐसे ऊपर होता है, उसमें बीच में स्टील डाली जाती है। रबर क्यों नहीं डालते? रबर तो टूट जाएगी, रबर की स्ट्रेंथ नहीं उतनी। तो स्टील भी इलास्टिक है, उसमें फोर्स लगती है, वो नीचे जाता है फिर वापस आ जाता है अपनी जगह पे, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। उसका एक और रीजन है, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। अभी आप आंसर याद रख लेना, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक? स्टील। बच्चे रबर बोलते हैं, उन बच्चों को पता है ऐसे फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन स्टील ज्यादा इलास्टिक है, ज्यादा दूर तक खिंच जाती है, ठीक है। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझ में आ गया क्या होता है? इलास्टिसिटी जो अपनी शेप में वापस आ जाए, और प्लास्टिसिटी जो अपनी शेप में वापस ना आए। फिर बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एक बच्चे ने पूछा स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? प्रेशर का भी यही फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस का भी यही फॉर्मूला होता है, फोर्स कितने एरिया पे लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड मटेरियल, स्ट्रेस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, pressure is applicable for gas and liquid. Pressure is mainly applicable for gas and liquid भी। तो जब आप गैस में फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हो तो उसे प्रेशर बोलते हैं, सॉलिड में फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हो तो उसे स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस सॉलिड के लिए है
और प्रेशर किसके लिए है? गैस और लिक्विड के लिए। फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। इसकी यूनिट आप खुद निकाल सकते हो, निकालो। स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, ये न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या बनी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बताओ। फोर्स का डायमेंशन mlt -2 होता है, एरिया का एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कट गया, एक एल ऊपर चला आएगा, तो क्या बना? ml -1 t -2, है ना। स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस, ध्यान से सुनना, इसको लिखना नहीं है, सुनना है, ये लिख लेना बाद में, अभी रुक जाओ 2 मिनट। बेटा स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल, या उसको टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस, तीसरा शियर स्ट्रेस। फर्क समझना। लॉन्गिट्यूडनल, ये वायर है, मैं इसको साइड से पकड़ के खींच रहा हूं, किनारे किनारे से ऐसे खींच रहा हूं मैं, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना। लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज खींचना, सिंपल। तो स्ट्रेस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? जब आप ऐसे खींचते हो किसी चीज को, लेंथ वाइज खींचते हो, तो लॉन्गिट्यूडनल। नॉर्मल स्ट्रेस, जब जैसे ये बोर्ड के ऊपर मैं 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूं, एक गुब्बारे के ऊपर मैं ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूं, कि जब आप किसी सॉलिड पे 90 डिग्री पे फोर्स लगाते हो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ बॉडी, तो द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल अलोंग लेंथ, नॉर्मल अलोंग राइट एंगल, अलोंग 90 डिग्री। शियर, तीसरा, शियर इज दिस। देखो कॉपी की तरफ देखो, ये कॉपी है, ये बुक है। शियर मतलब मैं ऐसे सरफेस पे लगाऊंगा, देखो ऐसे फिसलता हुआ सरफेस पे लगा रहा हूं, ऐसे चली जा रही है ना कॉपी, इसे शियर बोलते हैं। शियर मतलब सरफेस पे, ठीक है। प्रैक्टिक शियर समझ में आ गया? शियर मतलब सरफेस पे ऐसे टच करते हुए फोर्स लगाओ, उसे शियर बोलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, किसी को ऐसे कान पकड़ के खींचा, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे मारा, नॉर्मल, थप्पड़, शियर। शियर टच करके गया ना थप्पड़, ऐसे स्पर्श हुआ, शियर स्ट्रेस, समझे? लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल, शियर। याद हो गया? याद हो गया। चलो इधर बोर्ड की तरफ, तुम्हारे टाइम पे भी एग्जांपल दिया होगा, प्रैक्टिकल नहीं कराया था? अच्छा, देखो ये बात समझ में आ गई, इससे जल्दी याद हो जाता है बच्चों को। अच्छा, ये तीनों स्ट्रेस समझ में आ गए। अब आ जाते हैं स्ट्रेन पर। स्ट्रेन होता है बेटा, जब आपने स्ट्रेस लगाया तो उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, दूसरी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। स्ट्रेस लगाने के बाद स्ट्रेन होता है, तो कितना स्ट्रेन हुआ। जैसे कई लोग तो ना स्ट्रेस लेते हैं ना उनको कोई स्ट्रेन होता है, कई लोग ना बोलते रहो कुछ नहीं होता, कई लोग ज्यादा ले लेते हैं, जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया, तो उतना भी ज्यादा नहीं लेना, मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्ञान नहीं देना मैंने, देखो ध्यान, मतलब पढ़ना है, सीरियस थोड़ा सा रहना है, इतना भी नहीं कि इतना वो नहीं है। चलो सुनो ध्यान, नहीं जनरल मैंने एक सुना था, उन्होंने कहा था, वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। स्ट्रेन इधर, अच्छा स्ट्रेस समझ में आ गया। स्ट्रेस का मतलब क्या है? कितना फोर्स कितने एरिया पे लगाते हो। स्ट्रेन क्या होता है कि जब आपने स्ट्रेस लगाया तो उसमें कितना चेंज हुआ, डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब कितना डायमेंशन चेंज हुआ अपॉन में ओरिजिनल उसका कितना डायमेंशन था। स्ट्रेन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ध्यान, 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शियर। जल्दी बताऊं, आ रहा है समझ? लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? ये मान लो वायर है, इसकी लेंथ है L, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट हो गया मैं, वो 2x 3x कर देते ना। अच्छा मान लो ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी है L, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इतनी खिंच गई, कितनी खिंची, डेल्टा L।
तो जितनी खींची अपॉन में जितनी थी, समझ गए? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कि जितनी चेंज हुई अपॉन में कितनी थी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? 2 सेंटीमीटर खींची, 5 की थी, तो 2/5, ठीक है? दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये गुब्बारा था, मैंने इसमें नॉर्मल फोर्स लगाया था, इसका गुब्बारे का हवा थोड़ी सी निकल गई, वॉल्यूम कम हो गई ना, कितनी कम हुई? डेल्टा माने चेंज इन वॉल्यूम, अपॉन कितनी थी, है ना? कितने चेंज हुई, जितनी हवा निकल गई उसमें से उतना वॉल्यूम कम हो गया, अपॉन में कितनी थी। तो लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ के हिसाब से बात करेंगे, वॉल्यूमेट्री में वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल में चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक में चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। अगर मैं कहूं ऊपर 2 मीटर है, नीचे 5 मीटर है, तो मीटर तो कट गए ना, तो इसकी यूनिट नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं होती, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ना इनकी कोई यूनिट होती है ना इनकी कोई डायमेंशन होती है, ठीक है? तीसरा शियर स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन ध्यान से सुन लेना, ये आप बाद में लिख लेना। याद है मैंने अभी कॉपी का आपको एग्जांपल दिया, ये बुक थी ऐसी कुछ, मैंने उस बुक पे फोर्स लगाया था ना ऐसे, बुक थोड़ी आगे चली गई थी, मान लो बुक इतनी आगे चली गई, इतनी आगे चली गई थी ना बुक, हल्की सी, और अपॉन में इसका ओरिजिनल लेंथ ये था, तो जितना एंगल वो आगे गई ना उसको शियर स्ट्रेन बोलते हैं, थीटा, थीटा बोलते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन ऐसे निकालते हैं, कितनी आगे गई अपॉन में कितनी थी। शियर स्ट्रेन क्या होता है? कितना लेंथ डिस्प्लेस हुआ अपॉन में कितना था, आया समझ में? डिस्प्लेस लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज दी शियर स्ट्रेन, ठीक है? जैसे 2 सेंटीमीटर आगे चली गई बुक थोड़ी सी, और अपॉन में उसकी ओरिजिनल उसकी साइड कितनी की थी, लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी लेंथ कितनी की थी, तो 2 डिवाइडेड बाई मान लो 5 सेंटीमीटर की, 2/5 या 2/10 जितनी की भी रही होगी, ठीक है? बात समझ में आई? हुक्स लॉ, लास्ट टॉपिक आज का जो आपने लिखा था, हुक्स ने कहा, जो हमने पहले भी पढ़ा है ये वर्ड, हुक्स लॉ पढ़ा है वर्क एनर्जी में। हुक्स ने कहा जब किसी बॉडी पे, बोर्ड की तरफ ध्यान, जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाओगे तो उसके अंदर क्या आएगा? स्ट्रेन। ये लगाने के बाद ही आता है ना? तो जो स्ट्रेन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेस पे। यही बोला हुक्स ने स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस के नीचे मैं स्ट्रेन ले आऊं तो इक्वल टू यहां क्या बचेगा? कांस्टेंट। तो माने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है? तो यहां तक आप लिख लो ये वगैरह जो जो भी है, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कर दो बेटा।